एक सीधा सा सवाल है, क्या हमें सच में लगता है कि हमारी जिंदगी के जो फैसले हैं वो हम खुद लेते हैं? मतलब सुबह उठने से लेकर किसी बात पर अचानक गुस्सा हो जाना, हमें लगता है ये सब हमारे कंट्रोल में है। पर क्या सच में ऐसा है? आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। ये लेनर्ड मारादिनो की बहुत ही मशहूर किताब है सबलाइमिनल, उसी पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक का सार है। और ये एक बहुत ही अनसेटलिंग, मतलब बेचैन कर देने वाला आइडिया सामने रखता है। और वो आइडिया ये है कि शायद हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक ऑटो पायलट चला रहा है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड चुपचाप फैसले ले रहा है और हमारा जो होश वाला दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, वो बस उन फैसलों को सही ठहराने के लिए कहानियां गढ़ रहा है। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है प्रेसिडेंट, जो फैसले लेता है, इमोशंस महसूस करता है लेकिन बोलता नहीं। और दूसरा है प्रेस सेक्रेटरी, जो बोलता है, तर्क देता है, दुनिया को बताता है कि प्रेसिडेंट ने जो भी किया वो क्यों किया। मजे की बात यह है कि हम सब खुद को प्रेसिडेंट समझते हैं, जबकि ज्यादातर समय हम सिर्फ प्रेस सेक्रेटरी होते हैं। ये तो शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। मतलब जो हिस्सा बोल रहा है वो इंचार्ज नहीं है। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एग्जाम्पल है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गाड़ी चलाना या बाइक चलाना। सोचिए, जब हम किसी जाने पहचाने रास्ते पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड कहाँ होता है? कहीं और ही। ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रही होती हूँ या कल क्या करना है। एग्जैक्टली। हाथ पैर अपने आप गियर बदल रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं, मोड़ काट रहे होते हैं। वो कौन कर रहा है? वो है हमारा अवचेतन मन, हमारा ऑटो पायलट। अब सोचिए, अगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बिना हमारे ध्यान के कर सकता है, तो जिंदगी के दूसरे फैसलों में उसका कितना हाथ होगा? चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। सोर्सेज में एक सच्ची घटना का जिक्र है जो काफी हैरान करने वाला है। एक आदमी की घड़ी चोरी हो जाती है। पुलिस आती है, लाइन में कुछ सस्पेक्ट्स खड़े किए जाते हैं। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। और वो आदमी बस एक शख्स की तरफ इशारा करके कहता है, चोर यही है। पुलिस पूछती है, आपको कैसे पता कि आपने इसे देखा था? वो कहता है, नहीं, मुझे बस अंदर से लग रहा है, आई हैव अ गट फीलिंग। और बाद में जब जांच होती है तो वही आदमी चोर निकलता है। अरे वाह, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब ये कोई तुक्का था या कोई जादू? न तुक्का न जादू। यही है अनकॉन्शियस माइंड की ताकत। उस आदमी के कॉन्शियस माइंड ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों ने, उसके अवचेतन मन ने बहुत छोटे छोटे इशारे पकड़ लिए थे। शायद उस चोर की सांसें तेज थीं, शायद उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जा रही थी, या बॉडी में कोई स्टिफनेस। हाँ, कोई हल्की सी सख्ते जो बाकी लोगों में नहीं थी। ये सारे सिग्नल्स सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हुए और दिमाग ने एक नतीजा निकाल दिया, खतरा इसी से है। अच्छा, तो फैसला पहले हो गया और होश वाले दिमाग को बस एक फीलिंग की तरह पता चला, उसे वजह नहीं पता थी। एग्जैक्टली। तो सवाल ये नहीं है कि अवचेतन मन काम करता है या नहीं, वो तो हमेशा करता है। असली सवाल ये है कि क्या हमें पता चलता है कि वो कब हमारे लिए फैसले ले रहा है? और ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। अगर हमारे फैसले भी पूरी तरह हमारे नहीं हैं, तो फिर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो सच है? यहां से तो बात और भी उलझ जाती है। नहीं, आंखें तो बस रॉ डेटा, मतलब कच्ची जानकारी दिमाग को भेजती हैं। असली तस्वीर तो दिमाग अपनी समझ और उम्मीदों के हिसाब से बनाता है। जैसे वो अंधेरे कमरे वाला एग्जाम्पल, दीवार पर कोई परछाई हिलती है और हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है। हमें लगता है वहां कोई है, फिर लाइट जलाते हैं तो पता चलता है वो तो बस हवा से हिलता हुआ एक पर्दा था। सही पकड़ा। उस एक सेकंड में दिमाग ने क्या किया? उसने अधूरी जानकारी ली, खाली जगह को अपने सबसे बुरे डर से भर दिया और एक पूरी कहानी बना दी। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, हमें खतरों से बचाने के लिए। लेकिन यही चीज हमारी रोज की जिंदगी में भी होती है। सोर्सेज में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जहां लोगों को बहुत ही धुंधली और अधूरी तस्वीरें दिखाई गईं। और लोगों ने उन अधूरी तस्वीरों में भी कुछ ना कुछ देख लिया होगा, है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने वो चीजें भी देखी जो वहां थी ही नहीं। दिमाग को अधूरी कहानी पसंद नहीं, उसे खालीपन से नफरत है। वो गैप्स को भर देता है। इसीलिए एक ही एक्सीडेंट के दो गवाह जो साथ साथ खड़े थे, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक कहेगा कार लाल थी, दूसरा कहेगा मैरून थी। कोई गलत नहीं बोल रहा। दोनों के दिमाग ने उस घटना की अपनी अपनी सच्चाई बना ली है। हम दुनिया नहीं देखते, हम दुनिया का वो वर्जन देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है। ठीक है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है पर समझ आ रहा है। हमारी नजर धोखा दे सकती है, लेकिन हमारी यादें, वो तो हमारी अपनी है, वो तो सच्ची होती हैं, राइट?
बचपन की यादें, स्कूल का पहला दिन, ये सब तो पत्थर की लकीर जैसा लगता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सोर्सेज एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देते हैं, दो भाइयों का। दोनों बचपन की एक ही घटना को याद करते हैं। एक भाई को पक्का याद है कि उस दिन उसे बहुत जोर की डांट पड़ी थी। दूसरा भाई कहता है, पागल है क्या, डांट तुझे नहीं मुझे पड़ी थी, मुझे आज भी याद है। दोनों अपनी अपनी याद को लेकर 100% पक्के हैं। तो सच क्या है? ये तो बहुत अजीब है। मतलब उनमें से एक की याद झूठी है। या शायद दोनों की ही यादें अब उतनी सच्ची नहीं रही। किताब कहती है कि यादें दिमाग में किसी वीडियो फाइल की तरह सेव नहीं होती हैं। वो एक किताब के बिखरे हुए पन्नों की तरह होती है। जब भी हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उन पन्नों को उठाकर कहानी को दोबारा जोड़ता है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करता है। और हर बार जोड़ते समय कहानी थोड़ी बदल जाती है। क्या इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? मतलब क्या सच में किसी के दिमाग में एक पूरी तरह झूठी याद डाली जा सकती है? कहानी को पकड़ लिया होगा। शुरू में सबने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन्हें बार बार उस झूठी घटना के बारे में सोचने को कहा गया तो कुछ हफ्तों बाद करीब 25% लोग ना सिर्फ उस कहानी पर यकीन करने लगे, नहीं। बल्कि वो उसकी पूरी डिटेल्स भी बताने लगे। जैसे, हाँ मुझे याद आया उस बुजुर्ग ने लाल रंग की शर्ट पहनी थी, या मैं बहुत रो रहा था। ये सब कभी हुआ ही नहीं था। माय गॉड, ये तो डरावना है। इसका मतलब हमारी सबसे कीमती यादें भी एडिटेड हो सकती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। जब हम आज किसी पुरानी बात को याद करते हैं तो हमारा आज का मूड, गुस्सा, खुशी, उदासी, उस याद पर एक नया फिल्टर चढ़ा देता है और हमें लगता है कि याद हमेशा से ऐसी ही थी। हम पूरे भरोसे से कहते हैं मुझे साफ याद है, जबकि दिमाग हमें एक डायरेक्टर्स कट दिखा रहा होता है। तो अगर हमारी यादें तक भरोसेमंद नहीं है, तो फिर भविष्य के लिए फैसले लेते वक्त दिमाग किस चीज पर भरोसा करता है? क्या हम सच में सोच समझकर फैसला लेते हैं? ज्यादातर नहीं। हम सोचते हैं कि हम प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही होती है। सोर्सेज में मोबाइल खरीदने का एक क्लासिक उदाहरण है। आप बाजार में दो फोन देखते हैं, दोनों के फीचर्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक फोन को हाथ में उठाते ही अंदर से एक आवाज आती है, हाँ ये वाला सही लग रहा है। एक महंगा हेडफोन सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो देखने में अच्छा था। फैसला तो मैंने 5 मिनट में कर लिया था। उसके बाद हफ्तों तक मैं खुद को और दोस्तों को उसकी साउंड क्वालिटी और टेक्निकल स्पेक्स के बारे में समझाती रही, जबकि शायद उतना फर्क था भी नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। इसी को कहते हैं पोस्ट रैशनलाइजेशन, मतलब फैसला लेने के बाद उसे सही ठहराने के लिए तर्क गणना। आपका फैसला आपके इमोशनल दिमाग ने ले लिया था। ये अच्छा दिख रहा है, इसे लेकर मुझे अच्छा महसूस होगा। फैसला हो चुका। उसके बाद आपका लॉजिकल दिमाग, वो प्रेस सेक्रेटरी, काम पर लग गया। उसने वजह ढूंढनी शुरू की ताकि आप खुद को समझा सकें कि आपने एक बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। मतलब तर्क ड्राइवर नहीं है, वो तो बस पीछे बैठकर कहानी सुनाने वाला है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तर्क का काम सच ढूंढना नहीं, बल्कि हमारे इमोशनल फैसलों को एक इज्जतदार जामा पहनाना है। इसीलिए जब हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाले की सही बात भी गलत लगती है। और जब बहुत खुश होते हैं तो बड़े से बड़ा खतरा भी नजर नहीं आता। हाँ, दिमाग वही वजह चुनता है जो हमारी छवि बचाए, जो हमें गलत महसूस न होने दे। अब एक और सवाल पर आते हैं जो इमोशन से ही जुड़ा है। जब कोई हमें सबके सामने नजरअंदाज कर देता है तो एक अजीब सी चुभन होती है, एक दर्द होता है। वो दर्द कहाँ होता है? न कोई चोट लगती है, न खून निकलता है, फिर भी दर्द पूरा महसूस होता है। दिमाग के लिए सामाजिक दर्द और शारीरिक दर्द में ज्यादा फर्क नहीं है। सोशल रिजेक्शन यानी सामाजिक तिरस्कार को दिमाग एक शारीरिक खतरे की तरह ही प्रोसेस करता है। ये हजारों साल पुरानी दिमागी सेटिंग है। हमारे पूर्वजों के लिए समूह से बाहर निकाल दिए जाने का मतलब था मौत। तो क्या दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है? हाँ, काफी हद तक। दिमाग के लिए अकेले पड़ जाना आज भी एक लाइफ और डेथ सिचुएशन जैसा है। इसी को साबित करने के लिए एक हैरान कर देने वाला प्रयोग किया गया। कुछ लोगों को टाइलेनॉल, जो एक आम दर्द की दवा है, कुछ दिनों तक दी गई और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो, मतलब बिना दवा वाली गोली दी गई। फिर सबको ऐसी स्थितियों में डाला गया जहां उन्हें सोशल रिजेक्शन महसूस हो। और नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने दर्द की दवा टाइलेनॉल खाई थी, उन्हें सोशल रिजेक्शन का दर्द दूसरों के मुकाबले काफी कम महसूस हुआ। वाओ! इसका मतलब जो दवा सिरदर्द कम करती है, वही टूटे दिल का दर्द या नजरअंदाज होने का दर्द भी कम कर रही थी, क्योंकि दिमाग के लिए दोनों एक ही तरह के सिग्नल हैं। इसी वजह से लोग अकेलेपन से इतना डरते हैं,
कई बार लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों में या खराब नौकरियों में टिके रहते हैं क्योंकि अकेले रहने का डर उस रोज के दर्द से ज्यादा बड़ा लगता है। बिल्कुल, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की बहुत गहरी और पुरानी वायरिंग है जिसे समझना जरूरी है। क्या हम सच में उसे एक कोरे कागज की तरह देख पाते हैं, या उसके कपड़े, उसकी आवाज, उसका चेहरा देखते ही हमारा दिमाग कुछ हिसाब किताब लगा चुका होता है? हम खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन सच तो ये है कि दिमाग सेकंड के 10वें हिस्से में अपना फैसला सुना देता है। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी इंसान की एक चीज हमें अच्छी लग गई, मान लीजिए वो दिखने में आकर्षक है, तो हमारा दिमाग अपने आप मान लेता है कि वो इंसान समझदार, ईमानदार और भरोसेमंद भी होगा। लेकिन क्या हम इतने भी भोले हैं? मतलब मैं किसी के सिर्फ अच्छा दिखने से ये नहीं मान लूंगी कि वो भरोसेमंद भी है। क्या ये असर सच में इतना मजबूत होता है? ये इतना मजबूत इसलिए होता है क्योंकि ये अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपका दिमाग बस एक शॉर्टकट ले रहा है। इसी से जुड़ा एक और असर है फ्लुएंसी इफेक्ट। जो चीज समझने में जितनी आसान होती है, दिमाग उसे उतना ही ज्यादा सच मान लेता है। मतलब बात में दम है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो सुनने में आसान लगे। कई बार दिमाग को मेहनत करना पसंद नहीं। असली बात ये नहीं कि हम जज करते हैं, हम सब करते हैं। असली बात यह है कि हमें लगता है कि हम जज नहीं कर रहे हैं। हम खुद को एकदम न्यूट्रल और तार्किक समझते हैं, जबकि हमारा दिमाग पर्दे के पीछे लगातार शॉर्टकट ले रहा होता है। और अब इस पड़ताल का आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग दूसरों को लेकर इतना बायस्ड है, तो खुद को देखते वक्त वो क्या करता होगा? वो खुद के लिए सबसे बड़ा वकील बन जाता है। अगर कोई हमें कहे कि तुम घमंडी हो, तो अंदर से पहली आवाज क्या आती है? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, तो मुझे समझ नहीं रहे हो। हाँ, हम तुरंत खुद को डिफेंड करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? हम सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इंसान का ईगो, उसका अहंकार सच जानने के लिए नहीं बनाए। उसका एकमात्र काम है खुद की कहानी को बचाना। और वो कहानी क्या है? वो कहानी है, मैं एक अच्छा, समझदार और काबिल इंसान हूं, मैं सही फैसले लेता हूं। इस कहानी को बचाने के लिए दिमाग कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से ज्यादातर ड्राइवर्स को लगता है कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर है, जो कि स्टैटिस्टिकली मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, इसी वजह से हम ये मानने से इनकार करते हैं कि हम विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। हमें लगता है ये सब दूसरों पर काम करता है, मुझ पर नहीं। तो पूरी बात का सार ये है, हमारा अवचेतन मन भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है। हमारा होश वाला दिमाग उन फैसलों को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ता है। हमारी यादें उस कहानी को सपोर्ट करने के लिए बदल जाती हैं, और हमारा ईगो इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज बनकर हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो अब बात शीशे की तरह साफ है। सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि दुनिया हमें धोखा देती है, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम खुद को जानते हैं। शायद खुद को जानने का सफर ही तब शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते। अब यहाँ से दो ही रास्ते देखते हैं। या तो हम इस सबको सुनकर थोड़ी देर हैरान होकर वापस अपनी जिंदगी को उसी ऑटो पायलट पर चलने दें, या फिर हम थोड़ी सी जागरूकता लाने की कोशिश करें। पूरा कंट्रोल तो शायद कभी नहीं मिलेगा, वो एक भ्रम है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो बस एक अंतिम विचार लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई मजबूत भावना उठे और दिमाग जल्दी में कोई फैसला ले, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, ये फैसला असल में कौन ले रहा है, मैं या मेरा ऑटो पायलट?